गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अरस्तु के विचारों के क्रम में उसके संपत्ति संबंधी विचारों का अपन अध्ययन करेंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अरस्तु ने संपत्ति की परिभाषा देते हुए उसे राज्य के अथक और महत्वपूर्ण प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का एक सामूहिक नाम बताया है और यह स्पष्ट किया कि संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि इसके बिना दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा का जो अपना जीवन है, जो आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार परिवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संपत्ति की भी आवश्यकता होती है। संपत्ति जो परिवार का एक आवश्यक अंग है, उसका स्वामित्व जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और अपने तन को ढकने के लिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको अपने वस्त्र चाहिए। और ये सब किसके भाग हैं? संपत्ति के भाग हैं। अरस्तु ने अपने इस संपत्ति संबंधी विचारों के दो भाग बताए हैं, एक निर्जीव और एक सजीव। और निर्जीव संपत्ति में अरस्तु ने जैसे धन है, जो पैसा है व्यक्ति के पास, जो जिसकी जमा पूंजी है, जो मकान है, जो खेत है, इन चीजों को बताया। और जो सजीव है, उसमें जो दास हैं, जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, वो सजीव संपत्ति में। और दोनों प्रकार की संपत्ति परिवार के लिए अपनी अपनी जगह उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने संपत्ति, परिवार और संविधान संबंधी सभी क्षेत्रों में कोई उग्र मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि एक मध्यम मार्ग अपनाने का उसने प्रयास किया। जहां वह एक ओर संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर वह स्पष्ट रूप से कहता है कि अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए, यानी संपत्ति उतनी ही संचित की जाए जितनी उसको, व्यक्ति को, मनुष्य को आवश्यकता है। अरस्तु संपत्ति को कुछ सीमाओं के अंतर्गत रखना चाहता है, क्योंकि संपत्ति एक साधन है और वह साधन जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अतः उसका उत्पादन उसी सीमित मात्रा तक होना चाहिए जहां तक उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। व्यक्ति की तीन मूलभूत आवश्यकता हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को अपनी संपत्ति को अर्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार अरस्तु अत्यधिक संपत्ति के सर्जन का विरोधी है। अरस्तु कहता है कि संपत्ति का महत्व उसके उद्देश्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, कि उसका पैसे का हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए संपत्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ जीवन के व्यापन के लिए जितनी संपत्ति संग्रह करनी है, उतनी ही करे व्यक्ति। यदि व्यक्ति संपत्ति के पीछे दौड़ता है, भागता है, तो उस समाज का पतन भी हो सकता है। तो इस प्रकार संपत्ति एक साध्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक साधन है। उस साधन का उपभोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अरस्तु ने संपत्ति की दो प्रमुख विशेषताएं बताई है। नंबर 1, समाज में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो, अर्थात नागरिकों की दृष्टि में वह स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हो।
यानी यदि आप गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित करोगे तो समाज में आपकी छवि गिर सकती है। इसलिए जो भी संपत्ति अर्जित करें वो ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ। दूसरा, राज्य की ओर से संपत्ति के संरक्षण की उचित व्यवस्था। तो दोनों जो बातें हैं और संपत्ति के मेरुदंड है। अरस्तु उस संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं मानता जिस पर केवल व्यक्ति का अधिकार हो। सामाजिक नियंत्रण यद्यपि उस पर न रहे, किंतु समाज द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई भी नागरिक अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग करके अपने व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित पूरा कर सके। यानी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग स्वयं व्यक्तिगत हित के लिए और सामाजिक हित दोनों के लिए करे। आगे उसने संपत्ति के विचारों के क्रम में बताया है कि हम संपत्ति का अर्जन कैसे करें, हम कैसे एकत्रित करें। चूंकि संपत्ति जीवन के नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। यदि उसके मूल्य नैतिक हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए नैतिक और उचित उपायों द्वारा ही संपत्ति को अर्जित किया जाना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहता है। और इसके लिए उसने दो प्रकार बताए हैं, दो तरीके बताए कि हम किन तरीकों से संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। नंबर 1, मानवीय और प्राकृतिक तरीके से। यानी मनुष्य प्रकृति की सहायता लेकर अपने परिश्रम द्वारा संपत्ति को अर्जित कर सकता है। जैसे उसने उदाहरण दिया, भूमि में अनाज पैदा करके, पशु पालकर, पशु को चराकर, और इस प्रकार से कई वस्तुओं को उत्पादित करके और संपत्ति को अर्जित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि हम देखें तो प्राचीन काल से इस संपत्ति का उत्पादन इस तरीके से मनुष्य करता आ रहा है। तो संपत्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है? मानवीय यानी मेहनत करके, और जो नेचर ने जो चीज दी है उसको हम और अधिक आगे बढ़ा सके। दूसरा, अप्राकृतिक तरीके से, जिसमें उसने कहा है कि मनुष्य जो लालच में आकर जो संपत्ति अर्जित करता है, जैसे ऋण देकर ब्याज कमाना, व्यापार में लाभ कमाना, तो ये गलत तरीका है। इस प्रकार की संपत्ति के उत्पादन में मनुष्य अपनी मानवीयता का परित्याग कर देता है। जब संपत्ति अर्जन करने का तरीका अप्राकृतिक हो जाता है तो वह निंदनीय माना जाता है। अरस्तु की दृष्टि में सूदखोर बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इससे धन, दूसरों की विवशता, दरिद्रता और दुर्बलता का लाभ उठाकर अधिक धन पैदा किया जाता है। इसलिए अरस्तु के शब्दों में मुद्रा का प्रचलन नियमन के साधन के रूप में हुआ था, न कि सूद खाकर धन ही लाभ कमाया जाता है। सूद अतः धन कमाने के उपायों में सूद लेना सबसे अधिक अप्राकृतिक उपाय है। अरस्तु के अनुसार अत्यधिक संपत्ति किसी भी दशा में मानव के लिए हितकारी नहीं बन सकती, उसके लिए हमेशा अहित ही का कारण बन सकती है, उसके लिए वह समस्या पैदा कर सकता है। आगे एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का विनिमय के बारे में बताने का प्रयास किया। उसने दो प्रकार बताए, नैतिक और अनैतिक। संपत्ति का विनियम का न्याय का सिद्धांत को ध्यान में रखकर होना चाहिए। न्याय सिद्धांत यह है कि संपत्ति के विनियमन से अधिकाधिक मनुष्यों को लाभ हो। अरस्तु का आग्रह है कि न केवल संपत्ति के उपार्जन में ही नहीं, वरन
विनिमय में भी सदैव नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए और वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार समान मूल्य होना चाहिए। एक वस्तु का उतना ही मूल्य लेना चाहिए जितना एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य दूसरे से प्राप्त करता है। यानी कीमत में मूल्यों में किसी प्रकार हेर फेर नहीं होना चाहिए, किसी की विवशता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो इस प्रकार वह विनियम के एक नियमों की चर्चा करता है। एक वर्ग लोगों की अतिरिक्त वस्तुओं की क्रय विक्रय से अच्छा लाभ कमा लेता है और इस तरह समाज में व्यापार जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाता है। ये विनियम का अनैतिक नियम है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अनैतिक विनियम के पर कठोर नियंत्रण रखे। राज्य की सत्ता शुभ जीवन के लिए है और विनियमन में सुविधा प्रदान करने और आर्थिक संपर्क वृद्धि करने के लिए नहीं है, ऐसा अरस्तु कहता है। राज्य का कंट्रोल होना चाहिए नियमों पर, मूल्यों पर, नियमों पर। अरस्तु के अनुसार संपत्ति विभाजन के 3 प्रकार हैं: सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, दूसरा सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग, और तीसरा व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। यानी अधिकार और प्रयोग पर इसने चर्चा करी। संपत्ति यदि सार्वजनिक होगी तो प्रयोग भी सार्वजनिक होना चाहिए। यदि सार्वजनिक अधिकार होगा तो व्यक्तिगत प्रयोग, और तीसरा व्यक्तिगत अधिकार होगा तो सार्वजनिक प्रयोग। दूसरे प्रकार के विभाजन का कोई भी विचारक स्वीकृति नहीं करेगा। इसलिए अरस्तु ने पहले और तीसरे की बात करी है। पहले का खंडन करके तीसरे प्रकार के विभाजन का समर्थन किया। अरस्तु ने प्रथम प्रकार का खंडन यह क्या कर दिया कि जो वस्तु सभी की है वह किसी की भी नहीं है, क्योंकि जिस संपदा के लिए सभी स्वामी होते हैं उसकी ओर से सभी लापरवाही करते हैं, और जिस कार्य में मनुष्य अपनत्व दिखाता है वह काम अधिक उत्साह से, तत्परता से, कुशलता से करता है। जो चीज अपनी है उसको अपन सही तरह से प्रयोग करते हैं, जो चीज सार्वजनिक है, पब्लिकली है, उसका अपन प्रयोग भी उसी तरह से करें। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्वामित्व में कलह और संघर्ष उत्पन्न होने की बड़ी आशंका विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार अरस्तु ने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग को व्यवहारिक और लाभदायक बताया है। अरस्तु मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी निजी संपत्ति का होना अनिवार्य मानता है और कहता है कि जिस नागरिक के पास कुछ भी निजी संपत्ति नहीं है और जो राज्य को कुछ भी नहीं दे सकता, उसके लिए संपूर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करना असंभव ही नहीं बल्कि उससे उसे वंचित ही रहना पड़ता है। उसके अनुसार निजी संपत्ति दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है, और इस प्रकार अरस्तु संपत्ति के व्यक्तिगत आधिपत्य के सिद्धांत का समर्थन करता है। अरस्तु का संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग की धारणा उसके संपत्ति संबंधी सिद्धांतों का सार है। एंड क्या होगा संपत्ति का? अधिकार व्यक्तिगत है उसकी संपत्ति का, लेकिन उस संपत्ति का कौन सा प्रयोग? सार्वजनिक प्रयोग। निष्कर्ष क्या निकला कि इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। परंतु व्यवहारिकता की कसौटी पर प्लेटो के साम्यवाद का आलोचक यथार्थवादी अरस्तु ये भूल गया कि अनजानी व आदर्श के मार्ग पर चल पड़ा। आदर्श की बात क्यों दिखाई दी? व्यक्ति की संपत्ति है लेकिन प्रयोग कैसा? सार्वजनिक। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व और उसका सामूहिक उपभोग लगभग अव्यवहारिक है। अरस्तु के संपत्ति सिद्धांत पर डनिंग की टिप्पणी है। प्रोफेसर डनिंग अपने उत्पादन और विनिमय के आरंभिक विचारों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया उसने, और संपत्ति के प्रयोग और विनिमय के महत्व के अंतर को भी समझाने का प्रयास किया उसने। वह पूंजी के महत्व का मूल्यांकन करने में पूर्णतः असफल हुआ, इसलिए सूद, इंटरेस्ट के बारे में उसके विचार अति प्राचीन और असंगत प्रतीत होते हैं।